हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम पुनः आय व रोजगार सिद्धांत, जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है हमारा, उसके वॉल्यूम 4 में मिल रहे हैं। और परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो चीज़ आज हम इसमें देखने जा रहे हैं, जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एग्ज़ाम में बड़ा क्वेश्चन उसी पे आ जाता है। और उस बड़े क्वेश्चन को करते समय बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, छोटे क्वेश्चंस, छोटे तथ्य, बातें भी क्लियर होती जाती हैं कि अगर 2 नंबर का प्रश्न आए तो आप उसमें से आराम से कर सकते हैं। तो आज जो हम करने जा रहे हैं, मैं जैसे जैसे स्लाइड पलट रही हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा कि पिछले 1 2 3 वॉल्यूम्स में हमने ये सब चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। और कल ये वाला डायग्राम हमने देखा था, जिसमें हमने 5 डायग्राम वाला एक ही डायग्राम, जो क्लासिकल मॉडल को विहंगम दृष्टि से स्पष्ट कर देता है, बड़े क्वेश्चन में आपको ये देना ही देना पड़ेगा। तो इसका आप अभ्यास करना, बनाने का भी और इसके स्पष्टीकरण का भी। पिछली क्लास आप फिर से सुन लेना मेरी। मैंने भले ही मैटर इंग्लिश में दिया हुआ है, वो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स कई बार डिमांड करते हैं कि हमारे लिए कोई मैटर नहीं होता, तो उनके लिए 1 2 पीपीटी मैंने इंग्लिश में ही बना दी है, लेकिन समझा मैं वैसे ही रही हूँ जैसे कि हम क्लास में पढ़ते हैं। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं, तो उन्हीं के हिसाब से पढ़ाना पड़ता है। तो नेक्स्ट जो है हम आज शुरू कर रहे हैं, वो है केन्स क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल थ्योरी। यानी केन्स अर्थशास्त्री ने, जो कि खुद क्लासिकल इकोनॉमिक्स पढ़ते रहे बहुत सालों तक, अचानक 1930 की विश्वव्यापी मंदी के बाद उन्होंने क्लासिकल मॉडल की खुद आलोचना करना प्रारंभ किया। और न केवल आलोचना करने के लिए आलोचना की, वरन उन्होंने अपनी एक वैकल्पिक थियरी भी इसकी जगह अर्थशास्त्र को प्रदान की। तो जिसे हम केन्स मॉडल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, और हम इसका अध्ययन बाद में करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अभी जो परीक्षा में कई बार आ जाता है कि केन्स ने क्लासिकल मॉडल की आलोचनाएं किन किन तथ्यों के तहत की, या क्या मुख्य बातें थी, क्या मुख्य आलोचनाएं थी, तो उसी टॉपिक पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो है केन्स के द्वारा दिया गया तर्क और क्लासिकल मॉडल की आलोचना जो है, वो है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो आपको याद आया होगा कि पूर्ण रोजगार एक नियत स्थिति है, ये कहा था किसने? क्लासिकल्स ने, कि हमेशा अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार बना रहेगा क्योंकि से का नियम लागू रहेगा। लेकिन केन्स सबसे पहले इसी बात की आलोचना करते हैं और कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो रोजगार संतुलन पाया जाता है, वह पूर्ण रोजगार संतुलन नहीं, वरन अंडर एम्प्लॉयमेंट यानी अल्प रोजगार संतुलन पाया जाता है। क्योंकि से का नियम सही नहीं है, पूर्ति स्वयं अपनी मांग सृजित नहीं करती है, वरन मांग पहले आती है, उसके हिसाब से अर्थव्यवस्था में पूर्ति की जाती है। यह केन्स का प्रमुख रूप से मानना था। तो इस रूप में वो से के नियम के बिल्कुल विपरीत अर्थशास्त्री माने जाते हैं। और केन्स का ये मानना था कि चूंकि से का नियम व्यावहारिक नहीं है, नहीं पाया जाता है, इसलिए अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी भी बनी रहती है। तो जो संतुलन आता है आय और उत्पादन का, वहां जो रोजगार का निर्धारण होता है, वो अल्प रोजगार संतुलन होता है, ना कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है, वो है रेफ्यूटेशन ऑफ सेज लॉ। जैसा कि मैंने अभी पहले पॉइंट में जिक्र कर दिया था, बहुत सी चीज़ें स्पष्ट करने में बार बार रिपीट हो जाएंगी, तो आपको याद ही हो जाएंगी। जो चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा बार मेमोराइज हो जाती हैं, वो हम कभी भूलते नहीं हैं। तो से के नियम का उन्होंने खंडन किया।
इस पॉइंट का हिंदी में अर्थ है। आप चाहे नोट कर लें, नोटबुक और पेन लेके बैठा करो। जो जो चीज़ें समझ नहीं आती हैं लिखी हुई, वो जब मैं समझाने लगती हूँ तो मैं कई बार कई तरीके से समझा देती हूँ, तो आप अपने हिसाब से उसको नोट करते जाएं। तो से के नियम का उन्होंने खंडन किया कि से का नियम क्या था, पूर्ति स्वयं अपनी मांग सृजित कर लेती है। केन्स ने कहा ऐसा नहीं होता है। यदि आप बिना मांग को जाने अर्थव्यवस्था में पूर्ति डाले जाएंगे तो एक दिन ऐसा आ सकता है कि पूर्ति एक्सेस हो जाए मांग से, यानी सप्लाई विल बी ग्रेटर देन डिमांड इन दैट कंडीशन। तो बेटर यही है कि पहले मांग की दशाएं जानी जानी चाहिए, उसके बाद पूर्ति की जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ एडजस्टमेंट नॉट पॉसिबल। जैसा कि क्लासिकल्स मानते थे कि उनका मॉडल जो है एक स्वचालित बाजार अर्थव्यवस्था में विश्वास करता है। सेल्फ एडजस्टमेंट अब आ जाता है, लाने वाली शक्तियां हैं मांग और पूर्ति शक्तियां, वो स्वयमेव संतुलन ले आती है। तो केन्स का ये मानना था कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मांग और पूर्ति शक्तियों के मध्य कई तरह के अवरोध पैदा हो जाते हैं। इस वजह से संतुलन स्वयमेव कई बार नहीं आ पाता है, और 1930 की मंदी इसका जीता जागता उदाहरण भी थी। तो सरकार जैसी संस्था को आगे आकर उसमें हस्तक्षेप करना पड़ता है। और जब सरकार जैसी संस्था यदि नहीं होगी, नहीं हस्तक्षेप करेगी, तो अर्थव्यवस्था में अराजकता फैल जाएगी, क्योंकि सामाजिक असमानता तो है ही, आर्थिक असमानता की खाई जो है वो और गहरी होती जाएगी, गरीब और गरीब और अमीर और गरीब, अमीर और अमीर होते जाएंगे। तो इस वजह से सेल्फ एडजस्टमेंट इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट पॉइंट है इक्वलिटी ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट थ्रू इनकम चेंजेस। तो यहाँ सबसे बड़ी बात केन्स ने बिल्कुल ही परिवर्तित कर दी है। जहाँ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये मानते थे कि ब्याज दर वह चर है जिसके माध्यम से अर्थव्यवस्था में बचत और निवेश दोनों बराबर हो जाते हैं। इसी पीपीटी में पिछली स्लाइड्स में आप जाएंगे तो क्लासिकल मॉडल के में सेविंग इन्वेस्टमेंट फंक्शन के एक डायग्राम दिया हुआ है, जिसमें जहां दोनों एक दूसरे को काटते हैं वहां आर निर्धारित हो जाती है, और एक्स अक्ष पे बचत बराबर निवेश स्थापित हो जाता है। तो केन्स कहते हैं कि यह जो संतुलन है वह आर के द्वारा नहीं स्थापित हो सकता, बल्कि इसमें इनकम या वाई जिसको हम कहते हैं उसको महत्व दिया केन्स ने। सेविंग फंक्शन बिल्कुल ही चेंज कर दिया केन्स ने। केन्स ने कहा कि ठीक है, सेविंग प्रभावित होती है आर से, लेकिन अकेले आर से प्रभावित नहीं होती है, वरन उसके लिए वाई का होना, आय का होना बहुत जरूरी है। अतः सेविंग आय से प्रभावित होती है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए किसी की आय 2,000 रुपये महीना है, तो उसके लिए आज के टाइम में सेविंग करना कितना मुश्किल होगा। अमूमन तो कर्जदारी रहेगा, क्योंकि उसके घरेलू खर्चे भी पूरी तरह उससे नहीं निकल पाएंगे। तो कहने का मतलब है सेविंग करने के लिए सबसे पहले जिस चीज की आवश्यकता है वह है आय का होना। जब आय बढ़ेगी तो सेविंग बढ़ेगी, आय यदि कम होगी तो सेविंग भी कम होगी। दूसरा फैक्टर आता है आर, जहां पर निवेशक या बिजनेस क्लास वर्ग जो है उनकी जो निवेश मांग है वो ज़्यादा आर से प्रभावित होती है। लेकिन आम आदमी जो पूरी जनसंख्या का 90 to 95% हिस्सा होता है, उनके लिए जो है सेविंग वाई से प्रभावित होती है, आय से प्रभावित होती है। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट में भी जो निवेश करता है या बिजनेस क्लास है उनकी भी आय स्तर जो है उनके निवेश मांग को प्रभावित करती है आर के साथ साथ। तो इस तरीके से उन्होंने एक चीज और निवेश फलन में जोड़ी। जब हम केन्स का आगे मॉडल करेंगे तो इक्वेशनली और सब हम वापस से देखेंगे। यहाँ हमें सिर्फ इसका जिक्र करना है कि निवेश फलन में केन्स ने निवेश को आर के साथ साथ यानी ब्याज की दर के साथ साथ पूंजी की सीमांत दक्षता, जिसको वो एम ई सी कहता है, से प्रभावित
होता है। बिजनेसमैन जो है वो केवल मात्र आर से अपनी निवेश मांग डिसाइड नहीं करता, वरन बाजार की व्यवस्थाओं को देखते हुए, आर से उनकी तुलना करते हुए, भविष्य की आशंसाओं, है ना, एक्सपेक्टेशंस जो उसकी फ्यूचर के प्रति होती है, उनको देखते हुए फिर निर्णय लेता है। यदि उसकी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल हाई है तो वह निवेश मांग को बढ़ाता है, अन्यथा कम आर पर भी वो कम निवेश मांग ही रखता है। तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, MEC, एक ऐसा वेरिएबल या एक ऐसा प्रश्न है जो छोटे प्रश्न में भी आ सकता है और केन्स के बड़े प्रश्न में तो कहीं ना कहीं इसका जिक्र आ ही जाता है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं पॉइंट पे, इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी। सबसे विरोध जो रहा केन्स का क्लासिकल्स के प्रति वो था मनी मार्केट और रियल सेक्टर, यानी मनी सेक्टर और रियल सेक्टर को लेके। क्लासिकल्स कहते हैं इन दोनों के बीच कोई संबंध प्रत्यक्ष नहीं है। रियल सेक्टर फिनोमिना मनी सेक्टर फिनोमिना से प्रभावित नहीं होते, और मनी सेक्टर में यदि कोई चेंजेस आते हैं तो उससे रियल सेक्टर फिनोमिना अप्रभावित रहते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं, आपको याद भी आ गया होगा। लेकिन केन्स का मानना है कि इन दोनों के मध्य कोई आयरन कर्टेन नहीं है, यानी कि दोनों एक दूसरे की गतिविधियों से निश्चित रूप से प्रभावित होते हैं। तो केन्स के अनुसार यदि आप मनी सप्लाई चेंज करोगे तो प्राइसेस जो चेंज होगी उससे अर्थव्यवस्था में सभी जो रियल सेक्टर फिनोमिना है वो प्रभावित होंगे। उत्पादन भी, यानी उत्पादन फलन भी प्रभावित हो सकता है, और साथ साथ ही बचत निवेश फलन भी प्रभावित होंगे, श्रम की मांग पूर्ति वाला सेक्टर भी प्रभावित होगा। तो मनी जो है वो बिल्कुल ही निर्भर, या कहते हैं ना कि उसमें कोई पावर नहीं है, ऐसा नहीं है। क्लासिकल कहते थे मनी केवल विनिमय का माध्यम है, लेकिन केन्स का मानना था कि मनी विनिमय के माध्यम के साथ साथ और भी बहुत से कार्य करती है, जिसमें एक महत्वपूर्ण कार्य है उसका स्पेकुलेशन के लिए इस्तेमाल, संचय कार्य के लिए इस्तेमाल, सट्टे उद्देश्य के लिए इस्तेमाल। तो केन्स के जो ब्याज की दर का सिद्धांत था, जो आपने पिछले साल माइक्रो में पढ़ा होगा, उसमें यह था कि मुद्रा की मांग जो है वो जो लोग हैं वो तीन उद्देश्यों के लिए करते हैं, मुद्रा की लेन देन मांग, मुद्रा की सतर्कता मांग और मुद्रा की सट्टा मांग। तो इस तरीके से स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी का महत्व है। इस वजह से अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट है सिक्स्थ पॉइंट, रिजेक्शन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्लासिकल्स बता रहे थे। और क्लासिकल्स में क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का फिशर मॉडल या फिशर इक्वेशन प्रचलन में था, जो हम पढ़ चुके हैं, जिसके अनुसार MV इज इक्वल टू PT में जब V और T स्थिर हैं तो फिर सीधा संबंध M और P में, यानी मुद्रा की मात्रा और प्राइस लेवल में स्थापित हो जाता है, और यह संबंध प्रत्यक्ष धनात्मक और समानुपाती होता है, ऐसा क्लासिकल्स कहते थे। लेकिन केन्स ने इसे रिजेक्ट किया। केन्स के अनुसार संबंध प्रत्यक्ष अवश्य होता है मुद्रा की मात्रा और प्राइस लेवल में, लेकिन यह समानुपाती कतई नहीं होता, बल्कि अनानुपातिक होता है। जरूरी नहीं है कि मुद्रा की पूर्ति में आप 20% का बदलाव करो तो कीमत स्तर भी 20% ही बदलेगा, यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। रिसर्च और अध्ययन ही बाद में बताएंगे कि कितना चेंजेस मनी सप्लाई में आने से प्राइसेस में कितना चेंजेस आया। तो इस तरीके से वो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के फिशर इक्वेशन को रिजेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मनी नॉट न्यूट्रल। इसके चर्चा हम अभी पिछले पॉइंट्स में भी कर चुके हैं। मुद्रा तटस्थ है, ऐसा क्लासिकल्स मानते थे कि मुद्रा का केवल एक ही कार्य है और वो कोई हलचल या भूचाल अर्थव्यवस्था में नहीं ला सकती है। लेकिन केन्स का मानना था मुद्रा तटस्थ नहीं होती है, मुद्रा सक्रिय तत्व है, और मुद्रा के बहुत सारे कार्य होने के चलते मुद्रा जो है वो अर्थव्यवस्था में बहुत उठापटक ला सकती है, वह न्यूट्रल
नहीं है। तो इस तरीके से उन्होंने मनी के बारे में एक अलग सिद्धांत ही दे दिया, जिसमें कि मनी मार्केट इक्विलिब्रियम जो है, आर जो ब्याज की दर है उसके द्वारा आता है। मनी डिमांड किन किन उद्देश्यों के लिए की जाती है, मनी की सप्लाई में क्या योगदान रहता है, जब दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं तो आर कैसे निर्धारित होती है। तरलता जाल की व्याख्या भी इसी के अंतर्गत उन्होंने की, लिक्विडिटी ट्रैप ऑफ केन्स। तो वो भी माइक्रो में आपने पिछले साल पढ़ा होगा, केन्स का तरलता जाल क्या है ना। इस तरीके से ब्याज दर कितना नीचे जा सकती है अर्थव्यवस्था में, एक मिनिमम लेवल तक जा सकती है ना। इस तरीके से केन्स ने मनी को न्यूट्रल नहीं माना, जबकि क्लासिकल्स मनी को न्यूट्रल मानते थे। नेक्स्ट 8th पॉइंट है आलोचना का केन्स के द्वारा जो की गई, वो है रेफ्यूटेशन ऑफ वेज कट, है ना। पीगू ने, जो कि न्यो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने वेज कट पॉलिसी करके एक थ्योरी दी थी, जिसके हिसाब से जब अल्पकाल के लिए या कोई मंदी की वजह से मान लीजिए बेरोजगारी आ गई अर्थव्यवस्था में कुछ समय के लिए, तो उसे वेज कट पॉलिसी के द्वारा दूर किया जा सकता है। जिसका मतलब ये था कि जो लोग घर बैठ गए हैं उनको काम पर वापस बुला लें, और जो लोग काम पे लगे हुए हैं, बच गए हैं, उनकी सैलरी में से कुछ कुछ वेतन काट के, और वो जो पैसा जमा हो रहा है उससे उन लोगों को रोजगार पे रख लिया जाए जो घर बैठ गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं। तो पीगूज वेज कट पॉलिसी से केन्स पूरी तरह असहमत थे, क्योंकि केन्स का ये कहना था कि इस तरीके से आप सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हो, सिर्फ जो क्रय शक्ति है उसको इधर से उधर कर रहे हो, क्रय शक्ति को बढ़ा नहीं रहे हो। क्योंकि जिनका वेतन आप छीनोगे उनकी द्वारा की जाने वाली मांग में कमी पहले से ही हो जाएगी। जिनको वह काटा हुआ वेतन आप दोगे, वो जो मांग सृजित करेंगे वह ऑलमोस्ट वही मांग होगी जो पहले जिनकी वेज कट कर ली गई है उन्होंने जो मांग कम कर दी है। तो इस तरीके से ओवरऑल मांग शिफ्ट होगी, मांग बढ़ेगी नहीं। तो मंदी की समस्या का समाधान जब बेरोजगारी को दूर करना है, तो वो वेज कट के द्वारा नहीं की जा सकती, ऐसा केन्स का मानना था। दूसरा, केन्स ये कहते थे कि जब आपने एक बार एक व्यक्ति किसी इनकम लेवल का आदी हो जाता है, उससे नीचे लेवल पे वो जाना नहीं चाहता है, इसलिए वह विरोध करेगा। जैसे आप उसका वेज कट करोगे, वह विरोध करेगा, और विरोध उसका सार्थक भी हो सकता है, सफल भी हो सकता है। जबकि आजकल ट्रेड यूनियंस और मजदूर संघ इत्यादि बने हुए हैं जो कि उसका साथ देंगे और वेज कट नहीं होने देंगे। तो इस तरीके से विरोध होगा तो तालाबंदी हो सकती है और प्रोडक्शन ठप हो सकता है। तो रेफ्यूटेशन ऑफ वेज कट केन्स की 8वीं आलोचना है, जो कि उन्होंने क्लासिकल मॉडल की। नेक्स्ट है 9th, नो डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनेट रिलेशन बिटवीन मनी एंड रियल वेज। क्लासिकल मॉडल की एक महत्वपूर्ण मान्यता यह भी थी कि रियल वेज और मनी वेजेस में सीधा संबंध है, और डायरेक्ट और धनात्मक और प्रोपोर्शनेट संबंध भी है, समानुपातिक भी है। लेकिन केन्स जो है वो इस बात का विरोध करते हैं और कहते हैं कि दोनों में प्रोपोर्शनेट संबंध और डायरेक्ट संबंध नहीं होता है। बहुत सी अन्य फिनोमिना इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। यदि मान लीजिए प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ी मनी वेजेस के बढ़ने की तुलना में, तो रियल वेजेस घटी जाएंगी, है ना। तो इस तरीके से दोनों का डायरेक्ट और प्रोपोर्शनेट संबंध नहीं होता है, ऐसा केन्स ने साबित करके दिखाया। नेक्स्ट है स्टेट इंटरवेंशन एसेंशियल, यानी कि राज्य का हस्तक्षेप अत्यावश्यक है। क्लासिकल मॉडल जहां अहस्तक्षेप नीति की बात करते हैं और कहते हैं कि सरकार नामक संस्था को आर्थिक मसलों में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, केन्स कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता है। सरकार ही वह संस्था है जो कि बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्थाओं को पटरी पर पुनः लाएगी। बिना सरकार के जो व्यवस्था होगी, अर्थव्यवस्था होगी, वह एक बिगड़े घोड़े के समान होगी जो सब कुछ तहस नहस कर देता है जब वो कंट्रोल में नहीं होता या अनियंत्रित होता है। तो इस तरीके से सरकार रूपी संस्था का, यानी राज्य रूपी संस्था का इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है, ऐसा केन्स का
मानना था। नेक्स्ट है 11th, लॉन्ग रन एनालिसिस अनरियलिस्टिक। जो क्लासिकल मॉडल है या क्लासिकल अर्थशास्त्री हैं वो लॉन्ग रन में विश्वास करते हैं, दीर्घकालीन नीतियां बनाने और लागू करने में विश्वास करते हैं। केन्स जो है वो अल्पकाल का अर्थशास्त्री है। केन्स ने खुद अपनी बुक द जनरल थ्योरी में लिखा है कि दीर्घकाल किसने देखा, दीर्घकाल में तो हम सब मर जाते हैं। ये उनका कोटेशन है। तो इस तरीके से केन्स जो है वो अल्पकाल में विश्वास करता है, छोटी छोटी योजनाएं बनाने में विश्वास करता है। और आज अल्पकाल यदि सुधरेगा तो केन्स का मानना है दीर्घकाल अपने आप ही सुधर जाएगा। अतः दीर्घकाल की चिंता करके हम अपने अल्पकाल को बिगाड़ नहीं सकते, ऐसा केन्स का मानना है। तो इस तरीके से हम जो है इस प्रश्न सॉरी इस टॉपिक को ख़त्म कर रहे हैं। और अगर ये प्रश्न आता है इस तरीके से तो आप ये 10-11 पॉइंट्स के अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई और पॉइंट्स आ रहा है परंपरा सॉरी अजम्पशंस को लेके, यदि आप कोई और आलोचना ऐड करना चाह रहे हो, शब्द सीमा देखनी पड़ेगी। अगर आपकी इतना लिखने पे शब्द सीमा सवाल की ख़त्म हो गई है तो आप इतने पॉइंट्स काफ़ी हैं। किसी की स्पीड कम होती है तो वो कम पॉइंट्स कर पाएगा, लेकिन मेन जितनी भी आलोचनाएं हैं वो इन 11 आलोचनाओं में समाहित हो जाती हैं। तो ये चैप्टर हम यहीं ख़त्म करते हैं। आप अपनी पढ़ाई करिए और अपना ध्यान भी रखिए।